नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1। उसका नाम है बच्चों वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों। वास्तविक संख्याएं होती हैं बच्चों यानी कि कोई भी पूर्णांक यानी कि 0, 1, 2, अगर मैं बात करूं -1, -2, -3, 0, कोई भी संख्या यानी कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो हम इस अध्याय के अंदर मुख्यतः हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड पर ही यानी कि यूक्लिड थे जो उनके जो गणित विषय में जो अनुप्रयोग थे उन पर आधारित बच्चों हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की और आगे इसी प्रकार हम इसी से HCF यानी कि जो महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य LCM ये बच्चों हम निकालेंगे जो होगा यूक्लिड के एल्गोरिथम पर बेस्ड होगा। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बच्चों इसके चरण हैं 3 जिससे हम यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम को समझ सकते हैं और आगे उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। तो बच्चों हमें कहता है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं C और D। क्या है? C और D। यहां पर इस C और D दो संख्याएं हैं। C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि जो C बराबर DQ प्लस R हो। तो बच्चों सरल भाषा में मैं आपको बता दूं कि यदि हम किसी संख्या को, मान लीजिए 4 को मैं विभाजित कर रहा हूं 3 से, तो यहां पर इस 3 एकम 3 और जो हमारा ये होगा शेषफल। तो ध्यान से देखिए, ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है हमारा भाजक, ये होता है हमारा भागफल और ये होता है हमारा शेषफल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर R का मतलब है मेरा रिमाइंडर से। क्या है? रिमाइंडर यानी कि शेषफल। और Q का मतलब होता है बच्चों क्वोशिएंट यानी कि भागफल। क्या होगा? भागफल। ठीक है बच्चों, और ये होगा हमारा भाज्य C बराबर DQ प्लस में R और ये C होगा हमारा भाज्य। क्या होगा बच्चों? भाज्य। और जो आप ये D देख रहे हो ये होगा हमारा भाजक। क्या होगा? भाजक। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पर 4, तो अगर मैं इसको यूक्लिड के एल्गोरिथम में अगर रखूं तो हमारा जो भाजक यानी कि जो भाज्य है यानी कि C वो होगा 4 बराबर होगा D होगा बच्चों हमारा भाजक गुणा में Q होगा हमारा क्वेश्चन यानी कि 1 प्लस में बच्चों होगा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 1। तो 4 बराबर 3 गुना 1 3 प्लस 1 यानी कि 4 बराबर होगा 4। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड का जो एल्गोरिथम है विभाजन उसमें हम लिख सकते हैं, अगर बच्चों C और D मानोगे तो हम लिखेंगे C बराबर DQ प्लस में R। और अब इसको A और B भी मान सकते हैं बच्चों। तो यदि C होगा A और D होगा B तो A बराबर होगा BQ प्लस में R। ये है बच्चों यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। आगे देखते हैं चरण 2। यदि R बराबर 0 है, यदि R बराबर 0 है तो D पूर्णांकों C और D का HCF है। क्या होगा? D पूर्णांकों C और D का HCF है। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए यहां पर हमारे पास था 4 को हमने यहां भाग किया 3 से, तो 3 एकम 3 और बचा हमारे पास रिमाइंडर 1। ठीक है, लेकिन यदि कहता है कि R बराबर 0 हो तो यानी कि R अगर 0 करना है हमें, तो यानी कि यहाँ पर जो रिमाइंडर 0 करना है तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, मान लीजिए 3 को मैं विभाजित करूँ 3 से, तो 3 एकम 3 और मेरे पास जो शेषफल आएगा वो आएगा 0। क्या आएगा? 0। तो ध्यान से देखिए, यदि R 0 है तो D पूर्णांकों C और D का HCF है। तो बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारा D कौन है? तो D हमारा क्या है? ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें जो भाजक है हमारा वो है 3। क्या है? 3। तो लेकिन हम भाजक को किससे लिखते हैं? D से। भाजक को किससे लिखते हैं? 3 से। तो यहां पर जो हमारा 3 होगा, क्या होगा? 3 भाजक होगा, वही हमारा HCF होगा। बच्चों दोबारा बता रहा हूं कि यदि R बराबर 0 हो, दोबारा समझते हैं इसको, R बराबर 0 हो तो मान लीजिए 5 को 5 से विभाजित, 5 को यहां पर 10 से विभाजित किया तो 5 दूना 10 और यहां पर हमारे पास आया 0। शेषफल कितना आया? 0। अब यदि R बराबर 0 हो तो R कितना है हमारा? 0। अब यहां लिख देता हूं कि C और D के आधार पर लिख रहा हूं बच्चों। C और D के आधार पर यदि हम देखें तो C यानी कि ये जो 10 है हमारा, ये है हमारा भाज्य।
और 5 है हमारा भाजक। तो C है हमारा ये और D है हमारा ये। तो बच्चों यदि R बराबर हो 0 के तो D पूर्णांकों C और D का HCF होगा। तो यहां पर D हमारे पास क्या है 5, तो 5 और 10 है हमारे पास C और D, यानी कि C है 10 और D है 5, और इन दोनों को यदि मैं विभाजित किया तो मेरे पास शेषफल आया 0। तो बच्चों ये जो D होगा यानी कि जो भाजक होगा यही क्या होगा, इसका HCF होगा। क्या होगा, यूक्लिड प्रमेय के आधार पर इसका HCF होगा। और यदि R 0 नहीं है, ध्यान से देखिए R 0 नहीं है, तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों हम इस पर आधारित आगे HCF निकालेंगे और R का मान जब तक 0 नहीं आता तो उसको करेंगे। आगे देखते हैं तीसरा चरण, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए। वही मैंने अभी बताया आपको कि जब तक जो शेषफल है वो 0 ना प्राप्त हो जाए, और इसी स्थिति में बच्चों जो प्राप्त भाजक ही क्या होगा, लास्ट में जो हमारे पास भाजक होगा वही HCF होगा। इसलिए यह एल्गोरिथम इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि HCF C और D का बराबर होता है HCF D और R का। क्या होता है, HCF C और D का जो बराबर होता है HCF D और R के। ठीक है बच्चों, D हमारा भाजक है, R हमारा शेषफल है। तो भाजक का और शेषफल का जो HCF होगा वही भाज्य का और भाजक का शेषफल होगा। ठीक है बच्चों, और आगे हम जो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम है इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कीजिए। तो बच्चों मैं मान लेता हूं कि जो हमारा भाज्य है, यहां पर C और D मानते हैं हम, तो इसको मैं मान लेता हूं C और इसको मान लेता हूं D, क्योंकि छोटी संख्या है ये, तो इसको मैं भाजक मान लेता हूं और इसको भाज्य मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले यहां 12,576 का भाग करेंगे 4052 से। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम है उसके आधार पर C बराबर क्या होगा, DQ प्लस में R। क्या होगा, C बराबर में DQ प्लस में R। ठीक है, और ये है हमारा D और ये है हमारा C। तो चलिए करते हैं, 4000 का टेबल पढ़ेंगे बच्चों, तो 4000 तिया 12,000 होगा, 4000 चौकों का करेंगे तो 16,000 रुपये होगा, जो इससे ज्यादा होगा। तो बच्चों मैं करता हूं यहाँ 4052 को 3 से, तो 452 को 3 से करूंगा तो ध्यान से देखिए यहां पर आएगा भागफल में 3 दूना 6, 3 5 15, 1 यहाँ 1 आ जाएगा और 3 चौके 12, तो 12,156 आएगा बच्चों। और हमारे पास शेषफल बचेगा यहाँ पर 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 420। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखते हैं C हमारा क्या है 12,576 बराबर DQ। D क्या है हमारा 4052। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन यानी कि भागफल है हमारा 3 प्लस में रिमाइंडर आया हमारे पास 420। क्या आया 420। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए क्या हमारे पास यहां पर जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, नहीं शेषफल हमारे पास 0 नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम तब तक करेंगे बच्चों जब तक हमारे पास जो शेषफल है वो कितना नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर 4052 को जब हमने 3 से गुना किया तो हमारे पास यहाँ आया 4052। अब बच्चों हम लेंगे 4052, ये होगा हमारा अगली बार C, और हमारा 4052 और हम लेंगे इसको, किसको, शेषफल को, तो 420। ठीक है, अब इससे विभाजित करेंगे 4052 को, किससे 4052 को करेंगे हम 420 से। तो 420 से करने के लिए देखते हैं बच्चों, अगर हम 10 से करें तो 42 होगा, 9 से करेंगे, किससे करेंगे 9 से, तो 420 गुना 9, तो 9 0 0, 9 दूना 18, 9 चौक 36 और 1 37। तो इससे करा हमने 9 से, तो ये आया हमारे पास 3780। कितना आया 3780। तो बचेगा बच्चों 2, यहाँ 15 में से 8 गया 7, 9 में 7 गया 2, 272। क्या बचेगा 272, यानी कि इसको अगर मैं 9 से करूं तो हमारा जो 4052 है, 420 को 9 से गुना करूं तो मेरे पास जो बचता है 272 बचता है,
रिमाइंडर। तो बच्चों अभी भी जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 0 नहीं है, रिमाइंडर है 0 नहीं है। तो अब मैं लूंगा 420, हमारा होगा C बराबर में 272, और इसको इससे भाग करेंगे बच्चों, तो इसको हम यूक्लिड के आधार पर जो विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर चेक करेंगे। तो 420 को 272 से करना है, तो 272 को तो कर नहीं सकता, तो बच्चों 1 से ही करूंगा। तो 272 यहाँ पर आएगा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर बचा 11, 11 में 7 गया 4, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 148, कितना आएगा। तो यदि मैंने इसको 1 से किया तो हमारे पास यहाँ पर आया 148, रिमाइंडर कितना आया 148। अभी भी हमारा R 0 नहीं आया, तो इस बार लेंगे हम 272 बराबर 148 गुना में। अब बच्चों 272 को हम 148 से गुना करेंगे, तो 272 को करेंगे 148 से, तो ये आएगा 148, 148 दूना 272 से ज़्यादा होएगा, तो बच्चों 148 एकम 148, तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, बचेगा 24। क्या बचेगा, रिमाइंडर 24। तो आगे हम करेंगे, इसको किया 1 से और हमारा आया रिमाइंडर 24, कितना आया, नहीं बच्चों यहाँ पर 2 रिमाइंडर आएगा, 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर 2 में से गया 124, कितना आएगा 124। ठीक है बच्चों, अभी भी जो हमारा आपने देखा जो हमारा रिमाइंडर यानी R है वो 0 नहीं आया। तो अब हम इस 148 इसको बराबर करेंगे, ये हमारा C होगा, इसको करेंगे 124 गुना में, तो देखते हैं बच्चों 148 और यहाँ करेंगे 124, तो बच्चों यहाँ 2 पर पूरा पूरा जाएगा, तो यानी कि 0 आएगा। तो 148 को किया मैंने 2 से, तो रिमाइंडर आया हमारा 0। ठीक है, तो बच्चों यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर जब हमारा जो रिमाइंडर यानी R 0 हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो हमारा भाजक होगा, ये हमारा C है, ये हमारा D है, उस स्थिति में जो हमारा भाजक होगा वही क्या होगा बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर HCF होगा। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो HCF होगा वो कितना होगा, 124, 124। चलो बच्चों इसको समझते हैं एक दो और प्रश्नों से। आगे हमारे पास कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए बच्चों करते हैं। इसको बड़ी वाली को मैं मान लेता हूं C और इसको मान लेता हूं D। ठीक है, तो यूक्लिड का विभाजन जो प्रमेय होता है उस यहां लिखेंगे हम यूक्लिड के विभाजन प्रमेय के आधार पर। तो करते हैं बच्चों, हमें पता है कि C बराबर होगा DQ प्लस में R। क्या होगा, DQ प्लस में R। तो चलिए C की जगह C लिखते हैं। तो C है हमारा 225 बराबर में D है हमारा 135। तो बच्चों इसको इससे भाग करते हैं, चेक करते हैं। तो 225 को 135 से भाग करूंगा तो 1 पर ही करूंगा, तो 135, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, 90 आएगा बच्चों। क्या आएगा, तो यानी कि जब मैंने इसको 1 से भागफल 1 होगा और हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा 90। अभी जो हमारा शेषफल है बच्चों वो क्या है, 0 नहीं आया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर जब तक यह 0 ना आए हम इसको करेंगे। अब बच्चों हमारा जो C होगा वो होगा 135 बराबर में D होगा हमारा इस बार 90। तो गुना में बच्चों हम चेक करते हैं, तो 135 को 90 से विभाजित करूंगा तो यहाँ आएगा 1 पर 90 और करूंगा 5, 13 में से होगा 45, कितना आएगा 45। यानी कि ये जब मैंने इसको 1 से किया तो हमारा जो शेषफल आया वो है 45। अभी भी हमारा जो शेषफल है बच्चों वो 0 नहीं है। तो आगे देखते हैं, इस बार हमारा C होगा 90 और जो हमारा D होगा वो होगा 45। तो करते हैं बच्चों 90 को, तो 90 45, तो इसका किया तो 2, तो यानी कि शेषफल कितना आया 0। यानी कि जब मैंने 90 45 को जब भागफल 2 आया तो हमारा शेषफल का आया 0। तो इस स्थिति में बच्चों जो हमारा 45 यानी कि D है, जब शेषफल हमारा 0 है तो इस स्थिति में जो हमारा D है वही हमारा HCF है। तो HCF क्या होगा, यूक्लिड प्रमेय के आधार पर जो HCF है वो कितना होगा 45 होगा। तो बच्चों इस प्रकार हम यूक्लिड का जो एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है उसके आधार पर हम HCF निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ।
आगे हमारे पास प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, जहां q कोई पूर्णांक है, क्या है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम इसे करते हैं। हम मानते हैं बच्चों कि हमें पता है कि जो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम होता है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, उसके आधार पर बच्चों हमें पता होता है कि ये जो 6 है ये बच्चों हमें पता है भाजक है। क्या है, भाजक, क्योंकि यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम कहता है वो a = bq + r होता है। आप बच्चों c भी लिख सकते हो, c = dq + r। अब हमें पता है कि ये अगर q के साथ में है तो ये हमारा क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक। तो हमारे पास इस कंडीशन में a बराबर में क्या है, 6q + में 1 है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा भाजक है, भाजक कितना है, 6 है। ठीक है बच्चों, और भाजक यदि 6 है और हमारे पास जो भाज्य है वो क्या है, a। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको 6 से a को 6 से विभाजित करूं, यानी कि a को 6 से विभाजित करूं, तो जो हमारा यहां पर जो रिमाइंडर आएगा, जो भी क्या है, जो हमारा रिमाइंडर यानी कि जो हमारा शेषफल आएगा बच्चों, वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसे समझते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 8 को विभाजित किया 6 से, तो आया 6 एकम 6, तो बचा 2। तो बच्चों जो ये जो रिमाइंडर है यानी कि जो शेषफल है, ये कभी भी इस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास यहाँ पर हमें पता नहीं है कि पूर्णांक क्या है, यानी कि जो हमारा भाज्य है क्या है, तो उसे हमने a मान लिया। क्या है, a। तो अगर इसको मैं बच्चों 6 से मानता हूं तो देखिए जो हमारा r है वो क्या क्या हो सकता है, या तो वो 0 हो सकता है, या वो 1 हो सकता है, या वो 2 हो सकता है, या वो 3 हो सकता है, या वो 4 हो सकता है, और या वो 5 हो सकता है। क्या इससे बड़ा हमारा भाज्य हो मतलब शेषफल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 6 से बड़ा होते ही वो 6 से विभाजित होने लग जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा। क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास r के कुछ मान हैं, तो हम इसे रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास r बराबर हम रखेंगे 0। क्या रखेंगे, 0। तो r बराबर 0 रखने पर, तो ध्यान से देखिए, r अगर 0 है तो a बराबर क्या होगा, 6q + 0। क्या होगा, यानी कि a होगा बराबर में 6q। क्या होगा, 6q। ठीक है बच्चों, और यदि हम r को 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, r को 1 रखते हैं, तो a बराबर होगा हमारा 6q + में 1। क्या होगा, 6q + में 1। और यदि हम r को 2 रखते हैं तो हमारा a बराबर होगा 6q + के 2। और यदि हम इसको 3 रखते हैं तो ये होगा हमारा 6q + में 3। और यदि हम इसे 4 रखते हैं तो ये होगा हमारा 6q + में 5। और यदि हम इसे 5 रखते हैं, 4 रखते हैं तो होगा 6q + 4, और 5 रखते हैं तो होगा 6q + 5। अब बच्चों हमसे पूछ रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। तो बच्चों हमें लिखता है, हमें देखना है कि धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक वो होगा जो 2 से विभाजित होगा। तो चलिए चेक करते हैं। क्या बच्चों यहां मैं 2 से इसको विभाजित कर सकता हूं, ये 2 से विभाजित होगा, तो बच्चों ये नहीं होगा। अब चेक करते हैं हम इसे। ठीक है, तो इसे चेक करेंगे तो यहां मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। अगर 2 कॉमन लूंगा बच्चों तो यहां बचेगा मेरे पास, 2 कॉमन लूंगा तो 3q + में 1, और इसको अगर मैं 2 से काट दूंगा तो बच्चों ये आएगा मेरे पास 3q + में 1। क्या, 3q + में 1। ठीक है, और उसके बाद यहां देखिए, यहां मैं कॉमन ले सकता हूं 3। क्या ले सकता हूं, 3। लेकिन 3 बच्चों 2 से विभाजित नहीं होगा। उसी आधार पर मैं यहां लूंगा 6q + 4 में 2 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 3q + में 2, और इसको काट दूंगा तो बच्चों यहां मेरे पास आएगा 3q + में 2। उसी तरीके से बच्चों जो हमारे पास ऊपर 6q था, इसको भी मैं यदि 2 से विभाजित करता हूं तो वो मेरा आएगा 3q। क्या होगा, 3q। तो बच्चों उस यानी कि ये जो 2 से विभाजित है, जो भी ये 2 से विभाजित है, यानी कि 6q + 2 और 6q + 4, ये हैं बच्चों हमारे पास
सम विषम क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। तो बाकी ये है हमारे पास धनात्मक सम पूर्णांक, ये है हमारे पास धनात्मक सम, और उसी प्रकार ये भी हमारे पास है धनात्मक सम, और ये भी हमारे पास है धनात्मक सम। और बच्चों यदि ये धनात्मक सम है तो बचे हुए यानी कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये बचे हुए होंगे बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक। तो क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है, हमने यहाँ पर चेक किया है, तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि 6q + 1 क्या 6q + 1, तो हम कह सकते हैं कि 6q + 1 कोमा में 6q + 3 और 6q + 5 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यही बच्चों हमें दर्शाना था, तो हमने यहां पर सिद्ध किया है कि जो 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। और संकेत हमें दिया है कि जो मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है और यह 3q और 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में लिखा जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं, हम देखते हैं यूक्लिड प्रमेय के आधार पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर प्रश्न में हम देखेंगे तो 3m यानी कि हमारा जो भाजक है, क्या है, जो हमारा भाजक है वो है 3, क्या है, भाजक है वो है हमारा 3, और हम भाज्य यानी कि पूर्णांक को हम मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं a। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर जो हमारा a होगा वो होगा bq + में r, क्या होगा, bq + में r। a हमने बच्चों यहां माना है और हमें भाजक यहां हमें पता है 3 है, तो ये होगा 3q + में r, क्या है r। अब बच्चों अगर हमारा भाजक 3 है, यदि हमारा भाजक 3 है तो ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया है, जो हमारा रिमाइंडर है वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता, तो हमारा जो शेषफल है वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो हम रखते हैं यहाँ पर r = 0 रखने पर, तो बच्चों r अगर 0 रखते हैं तो a बराबर होगा 3q + में 0, क्या होगा, 3q + में 0, तो यानी कि a बराबर होगा 3q के। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ क्या करेंगे, a का दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो a² बराबर होगा 3q के स्क्वायर के, तो a² बराबर होगा 9q² के। अब बच्चों ध्यान से देखना, क्या इस 9q के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a² बराबर में 3 × 3q², ठीक है, 3q²। तो बच्चों इस q² को मैं मान लेता हूं m, क्या मान लेता हूं, इस 3q² को मैं मान लेता हूं m को, तो हमारा जो a² होगा वो होगा 3m, क्या होगा, 3m, क्योंकि इसको मैंने m मान लिया तो ये होगा a² हमारा 3m, क्या होगा, 3m। ठीक है बच्चों, और आगे देखते हैं हम, आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास है r = 1, तो r = 1 रखने पर, तो r = 1 रखने पर देखिए बच्चों, r को यदि मैं 1 रखता हूं तो हमारे पास जो आएगा a बराबर आएगा 3q + में 1, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये होगा a² और ये बन जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर, तो वो होगा a² यानी कि 9q² + b² यानी कि 1 और प्लस में 2ab यानी कि 6q। ठीक है, तो बच्चों अब ध्यान से देखना, अब मुझे लाना है यहाँ पर 3m + 1, क्या लाना है, 3m + 1, तो इस 1 को मैं उधर रखता हूँ, तो 3 9q² प्लस में 6q और प्लस में 1, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3q² प्लस में 2q और प्लस में 1। इसको बच्चों मैं यदि m मान लूँ,
इस 3q² प्लस 2q को m मान लूँ तो मेरे पास आएगा 3m प्लस 1। क्या आएगा? 3m प्लस 1। ठीक है, अब बच्चों यदि मैं इसको 2 मानूं, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर तो हमारे पास आएगा a बराबर में 3q प्लस में 2, तो a बराबर होगा a, इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 9q² प्लस में 4 और प्लस में 3 दूना 6 दूना 8। क्या होगा? 3 दूना 6 दूना 12, 12q, 3 दूना 6 दूना 12q। ठीक है बच्चों, r बराबर जब हमने 2 रखा तो a यानी कि यह जो हमारा भाज्य है वो बराबर होगा 3q प्लस में 2। ठीक है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा a² बराबर में 9q² प्लस 4 प्लस 12q। अब बच्चों यदि मैं इसको यूँ लिखूँ 9q², इसको इधर ले आऊँ 12q और इस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ बच्चों। अब इनमें से देखिए, यहाँ पर मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3q² और यहाँ बचा 4q और यहाँ बचा 1 प्लस में 1। अब बच्चों इसको मैं बराबर मान लेता हूँ m के, किसके? m के, तो ये बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1 के। तो बच्चों हमसे यही पूछा था कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि ये हमने a को एक धनात्मक पूर्णांक था, उसका जो वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए, वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा धनात्मक पूर्णांक था यानी कि वो था a और उसका जो वर्ग है किसी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, तो हमने उसको m मान लिया, तो उसके लिए क्या होता है? या तो होता है 3m या 3m प्लस 1 होता है। तो बच्चों यही हमने सिद्ध करना था। तो बच्चों इसी के साथ अध्याय 1 का भाग 1 हमारा यहीं समाप्त होता है। इसमें बच्चों हमने जाना कि यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और उसी आधार पर हमने HCF निकालना सीखा। तो बच्चों मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।